नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और इसलिए कहता हूं, सिर्फ खुद एडमिशन मत लीजिए इस पाठशाला में, दूसरों का भी एडमिशन कराइए, उनको भी बैठाइए और दिखाइए न्यूज की पाठशाला। तो सबसे पहले शुरू करता हूं और बताता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर है। अमेरिका से आई कमजोर मोदी की टेस्ट रिपोर्ट में क्या है, क्या लिखा है इस टेस्ट रिपोर्ट में, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। पुतिन अब यूक्रेन का फुल एंड फाइनल करने वाले हैं क्या? मोदी और दोस्तों ने चीन को चौतरफा कैसे घेर लिया है, आज इसका चैप्टर भी। इसके अलावा भारत का वो राज्य जो नेहरू ने गवाही दिया था, आरएसएस ने बचाया, संघ ने बचाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आज उसकी बात करूंगा। आरएसएस ना होता तो आजाद भारत का वो राज्य गुलाम ही रह जाता। वो राज्य कौन सा है, आज उसका पूरा विस्तार आपको बताऊंगा। इसके अलावा बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सवाल आज पूछा जाना चाहिए। क्यों, मैं इस पर बात करूंगा। एक तरफ वर्ल्ड कप, दूसरी तरफ सुसाइड, मेसी क्या चुनेंगे, आज ये चैप्टर पूरे देश को देखना चाहिए। और आखिर में वो पूरा शहर जो समुद्र में तैरेगा, जमीन पर नहीं समुद्र पे तैरेगा, और समुद्र में रहने वाले शहर में आपको फ्लैट कितने में मिलेगा, आज वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर तीखे और स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल किया। खड़गे ने कहा कि देश को आजादी हमने दिलाई, आपके घर से तो एक कुत्ता भी नहीं मरा। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर भी विवादित टिप्पणी कर दी। अरुणाचल के तवांग में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट हुआ है। अंग्रेजी भाषा की तरफदारी और हिंदी को कमतर आंकने को लेकर राहुल गांधी विवादों में फंस गए। अलवर में एक सभा चल रही थी, वहां पर राहुल गांधी ने कह दिया कि बीजेपी के नेता अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं, कभी आप उनसे पूछिए कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। इसे कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा गार्ड्स ने फायरिंग की, जिसके बाद छात्र और भड़क गए। छात्रों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, झड़प में कई छात्र घायल हो गए। बिहार में शराब से लगातार मौतें हो रही और अब पुलिस एक्शन में आई। छपरा में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी हो रही है। दानापुर में रेलवे ट्रैक के पास चल रही भट्टी को तबाह कर दिया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा में हंगामा किया। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। झारखंड का साहिबगंज जो है, वहां पर रबिता हत्याकांड में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिलदार को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने निशानदेही पर रबिता की बॉडी के 19 टुकड़े बरामद कर लिए। पूरे मामले पर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। दिलदार ने हिंदू धर्म की रबिता से शादी की और 10 दिन बाद ही मार डाला। कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर बवाल हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने सदन के अंदर सावरकर की तस्वीर लगाने को बीजेपी का एजेंडा बताया और फिर धरने पर बैठ गए। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया, पूछा कि क्या दाऊद की तस्वीर लगाएं। थाईलैंड के नेवी शिप के खाड़ी में डूबने का वीडियो सामने आया। वॉरशिप HTMS सुखोथाई पर क्रू समेत 106 लोग मौजूद थे, जिनमें से 75 को बचा लिया गया है। 30 लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। थाईलैंड का यह नेवी शिप उस वक्त तूफान में फंस गया जब बांग सफान डिस्ट्रिक्ट के पास पेट्रोलिंग पर। तेज लहरों से वॉरशिप 60 डिग्री तक झुक गया और इसके बाद समंदर का पानी इसमें भर गया। चीन के अस्पताल कोरोना मरीजों की वजह से फुल चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि सर्दियों में संक्रमण फैलने की वजह से मरीज और ज्यादा बढ़ेंगे। कई एक्सपर्ट्स ने चीन में कोरोना की 3 नई लहरों को लेकर चेता दिया। दावा किया गया है कि चीन में इसी तरह कोरोना के केस आते रहे तो अगले साल यानी 2023 में 10 लाख मौत चीन में हो सकती है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें अमेरिका से आई पीएम मोदी की उस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में आज आपको बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हैं।
आजकल पूरा विपक्ष चीन के मामले में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। और ये नई बात नहीं है, ये 2014 से चल रहा है, लेकिन आजकल फिर प्रयास हो रहा है। कोई पीएम मोदी से बयान देने के लिए कह रहा है, रक्षा मंत्री बयान दे चुके, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री आके बोलेंगे। ये हर बार यही होता है कि नहीं, पीएम बोलेंगे। कोई कह रहा है कि चीन के मामले में पीएम मोदी जो है वो कमजोर हैं, डर गए हैं, चीन से आंख नहीं मिला पाते, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, और ये माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि जिससे ये लोगों के अंदर मैसेज जाए कि अब देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, क्योंकि 2014 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, 370 हट गया, आतंकियों को कश्मीर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, वगैरह वगैरह चीजें हो गई, जिससे एक मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री तो मजबूत है। राफेल आ गया, तो उस छवि को तोड़ने के लिए अब नैरेटिव यह है कि भाई भारत कमजोर पड़ रहा है और प्रधानमंत्री कमजोर हैं, इसलिए भारत कमजोर पड़ा। मोदी विरोध की इस राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका से एक टेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें यह पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हैं या फिर मजबूत। यह टेस्ट रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सुना देता हूं कि मोदी विरोध की इस राजनीति में क्या क्या कहा जा रहा है। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो? लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। I was very happy to see the Honorable Prime Minister meet the President of China in Bali, and I saw a video, they're shaking hands. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. I just want to know if, without getting into the details, was the border situation discussed? Just yes or no. Don't tell me what you discussed. Just tell me yes or no. Was the border discussion? इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग और डेमचाक में पीएलए चीन की फौज बैठी हुई है। इन लोगों को दिल्ली में बैठ के सब पता है। बॉस, जब आपको दिल्ली में बैठ के सब पता ही है तो फिर पूछ क्या रहे हैं? सब आपको पता है। फिर वहां से जो सेना बता रही है, जो रक्षा मंत्री बता रहे हैं, फिर उसकी सुनने की जरूरत ही कहां रह गई जब आपको सब पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बाहर शेर बन के घूमते हैं, अंदर ही अंदर चूहा है, देश की सरकार कमजोर है। अच्छा, ये सेना को इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है सेना के खिलाफ बोलेंगे, जैसे राहुल गांधी ने बोल दिया कि सेना को पीट रहे हैं, तो विरोध हो गया। सेना को कहते हैं सेना मजबूत है लेकिन सरकार कमजोर है। अरे भाई, सेना तो मजबूत है, लेकिन वो ठोक दे रही है चीन को, और चीन खुद कह रहा है कि भाई भारत हमारे यहां घुस गया। वो अपने स्टेटमेंट में ये नहीं बता रहा कि हमारे सैनिक जो हैं उनसे झड़प हुई। सोचिए उसको कितना पीटा होगा कि उसको बताने में भी शर्म आ रही है। वीडियो आ गया कि भारतीय सैनिक जो है दे दनादन दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये हो रहा है कि सरकार कमजोर है, सरकार कमजोर है, सरकार। देखिए, जो लोग मोदी विरोध में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका से आई एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूं, जिसमें पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हैं या कितने मजबूत हैं। अमेरिका की पावरफुल खुफिया एजेंसी है CIA। उसके चीफ हैं विलियम बर्न्स, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी का चीफ क्या कह रहा है आपको पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा है कि उन्हें लगता है कि यह बहुत अहम रहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने चिंता जताई। उन्होंने इस चिंता को जाहिर किया और रूस पर इसका असर हुआ। यह सीआईए का प्रमुख कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति का भी जिक्र किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी जो कहा उसका इंपैक्ट पड़ा, वरना रशिया न्यूक्लियर अटैक कर देता। यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे शक्तिशाली एजेंसी का प्रमुख, अमेरिका का सीआईए का प्रमुख कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के दबाव की वजह से बड़ी तबाही दुनिया में नहीं आई, रुक गई। जो तबाही न्यूक्लियर हमले के तौर पर दुनिया देखती, वो नरेंद्र मोदी ने रोक दी। तो हमारे यहां जिसको विपक्ष, जिस नेता को, जिस प्रधानमंत्री को चूहा बता रहा है, उसको दुनिया कह रही है कि वो इतने, या भारत की प्रभावशाली नीति और प्रधानमंत्री की प्रभावशाली नीति की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गया। कोई चूहा के कहने पर रुकता है बॉस? भारत की ताकत, भारत के प्रधानमंत्री की ताकत है कि उन्होंने कहा, तो ऐसे युद्ध के समय में भी जब कोई नहीं सुनता कि भाई क्या करना है, वो सुन रहा है रशिया। और आप सोचिए, सीआईए अपने लिए नहीं कह रहा है कि हमारे राष्ट्रपति ने कह दिया इसलिए देखिए न्यूक्लियर वॉर नहीं, वो कह रहा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। अब आप सोचिए कि जो नेता दुनिया में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दे रहा है, क्या वो अपनी देश की रक्षा में कमजोर साबित हो सकता है? इसलिए विपक्ष का नैरेटिव यहीं पर धराशायी हो जाता है। वीडियो प्रूफ अलग बात है, वहां से आई तस्वीरें, कहानी सब अलग बात है। मैं कह रहा हूं ये नैरेटिव तो देखिए, अमेरिका को जब कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रुकवा दिया, वो आदमी अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहा होगा। वो आदमी जिसने पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकने के लिए इजाजत दे दी कि जाओ ठोको, देखेंगे क्या करता है दुनिया, क्या बोलती है दुनिया। कोई बोल पाया? कोई कुछ नहीं बोल पाया। और उनको कह रहे हैं कि भाई ये इतने कमजोर है, चूहा वगैरह जो भी। हमने आपको पाठशाला में कई बार यह बताया कि पूरी दुनिया मानती है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत के रूस से भी अच्छे संबंध हैं और भारत को अमेरिका और यूरोप भी अच्छा दोस्त मानते हैं। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की ताकत को कम आंकते हैं और नरेंद्र मोदी की कूटनीति को कमजोर बताते हैं। जो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी कूटनीति में कच्चे हैं, उनके लिए 2014 से ही कच्चे। अरे भाई, तुम इतने पक्के थे, तो आज जिस स्थिति में भारत है कि न्यूक्लियर वॉर रुकवा दे, आज जिस स्थिति में भारत है कि सबको लग रहा है भारत हमारे साइड में आए, वो करके दिखाते ना। लेकिन जब दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस खुफिया एजेंसी के प्रमुख ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से दुनिया तबाह होने से बची हुई है, तो भाई पब्लिक भी तो देखती है ना, सुनती है ना, उसको पता नहीं चल रहा है क्या? चीन को तो पिछले 2 साल से भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन की हर अकड़ को तोड़ दिया। सीमा पर सीधा जवाब हो, या फिर अर्थव्यवस्था का मामला हो, या फिर कूटनीतिक घेराबंदी हो, हर तरफ से चीन को जवाब मिला। सच यह है कि नरेंद्र मोदी और भारत के दोस्तों ने चीन को चौतरफा घेरा हुआ है। चीन के खिलाफ ही, अगर आपको जानकारी दूं, मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जिस चीन को लेकर हमारे यहां विपक्ष इतना चिंतित हो रहा है, सब कुछ जानने के बावजूद, चीन के खिलाफ ही 4 देशों का ये जो क्वाड है, इसका गठन किया गया था, जिसमें अमेरिका है, भारत है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। यूएस, इंडिया, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश किसके? चीन को ही आंख दिखा रहे हैं ना। इसमें अब तक ये माना जाता था कि जापान इस ग्रुप की कमजोर कड़ी है, लेकिन ये 4 दोस्त जो हैं वो मिलकर किसको घेर रहे हैं? चाइना को। और उसमें अब जो कमजोर कड़ी माना जाता था जापान, वो क्या कर रहा है, वो आपको सुनना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी रक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। चीन को टक्कर देने के लिए जापान ने 26 लाख करोड़ की कीमत के हथियार खरीदने का ऐलान किया। 26 लाख करोड़। और जापान किसका दोस्त है? भारत का, चीन का नहीं। जापान ने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2028 तक वो अपने रक्षा बजट को दोगुना कर लेगा। जापान के इस नए 5 ईयर प्लान की वजह से जापान सैन्य खर्च में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा। जापान की सरकार ने इतने बड़े सैन्य खर्च के पीछे की वजह चीन को बताया, जो लगातार ताइवान के साथ जापान के लिए भी खतरा है। अब आप बताइए, भारत है ही, अमेरिका पहले ही कह चुका चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है, वो जापान हमारे साथ खड़ा, ऑस्ट्रेलिया किधर खड़ा है, किसी को शक है क्या?
और रशिया किधर खड़ा होगा ये किसी को शक है क्या? इसमें भी लोगों को लग रहा है कि चीन जो है वो हुआ है। भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी की कूटनीति का मजाक उड़ाते हैं और दुनिया में भारत की मजबूत स्थिति और दबदबे को हल्का आंकते हैं, उन्हें CIA चीफ के बयान में से समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की ताकत क्या है। यहां एक बात यह भी है कि CIA चीफ ने यह बात ऐसे ही नहीं की। CIA चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी ही हैं जो ग्लोबल मंच पर रूस के राष्ट्रपति को यह कह चुके कि यह युद्ध का दौर नहीं है। फिर G20 की बैठक में भी यूक्रेन युद्ध पर भारत ने ही रूस और पश्चिमी देशों के बीच सामंजस्य बैठाया था, और जो साझा बयान जारी हुआ उसमें भी युद्ध पर जो भारत का स्टैंड था उसे ही सबने स्वीकार किया और इस बात को प्रमुखता से माना कि यह युद्ध का दौर नहीं। फिर 16 दिसंबर को भी नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी और यह यूक्रेन युद्ध पर कहा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से आगे बढ़ा जा सकता है। इस साल फरवरी से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 5 बार पुतिन से फोन पर बात कर चुके। अच्छा, ये CIA है ना, इसका तो काम ही है खुफिया जानकारी रखना। इसको जानकारी रही होगी कि रशिया न्यूक्लियर युद्ध प्लान कर रहा है। फिर इसको जानकारी यह मिली होगी कि अच्छा, नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद इसने कहा है कि रुको, अभी रुको, इसलिए वो कह रहा है। ऐसे हवा में नहीं कह रहा, जैसे हमारे यहां विपक्ष के नेता हवा में कहते हैं ना कि इतना ले लिया चीन ने, उतना ले लिया, पीट दिया हमारे सैनिकों को। उनके पास इंटेलिजेंस है तब वो बोलते हैं। और जो 5 बार पुतिन से बात, 3 बार तो 1 महीने के अंदर की, हर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को बातचीत से मसला हल करने के लिए ही कहा। CIA चीफ विलियम बर्न्स जो कह रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। इस बयान का सीधा मतलब यह है कि भारत ने अब तक दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया हुआ है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं और नेटो देश में पुतिन को परमाणु हमले का डर दिखा रहे हैं। पुतिन ये धमकी दे चुके हैं कि रूस अपनी परमाणु हमले की नीति को बदल सकता है और खतरे की स्थिति में पहले ही परमाणु हमले की शुरुआत कर सकता है। पुतिन ये भी कह चुके हैं कि रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार हैं और वो अपनी रूस की जमीन की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि पिछले 60 साल के दौरान परमाणु युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। जो बाइडेन पुतिन को चेतावनी भी दे चुके हैं कि ऐसा करना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सैन्य स्थिति होगी। यह तनातनी चल रही है। इस बीच इंडिया जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी धमकियों का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। और इस बीच अगर कोई तनाव को कम कर रहा है तो वो है भारत। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि यह युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत से ही रास्ता निकालना होगा। रूस को भारत की यही बात समझ आ रही है। लेकिन बॉस, पश्चिमी देशों का काम क्या है? वो यूक्रेन को कब समझाएंगे, कब उकसाना बंद करेंगे? क्योंकि जब तक यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं होगा, नरेंद्र मोदी पुतिन का कितने दिन हाथ पकड़ के रखेंगे? उसको भी तो अपने यहां जवाब देना है, अपने सैनिकों को देखना, अपने लोगों को देखना है। यूक्रेन मार खाए जा रहा है लेकिन उसका ईगो ही कम नहीं हो रहा है। और वो जो है बातचीत की बजाय रूस पर आक्रामक हुए जा रहा है, क्योंकि इधर से ये लोग पीछे से पंप करते हैं। अब भाई, तुम जब लड़े जा रहे हो तो रूस कैसे युद्ध रोकेगा? रूस ने फिर से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। कल रात को यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से जबरदस्त हमले हुए। रूस की तरफ से 23 सेल्फ एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब गए और फट गए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 35 ड्रोन अटैक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और इन हमलों की किश्त को यूक्रेन की सेना अब तक सबसे भीषण हमला बता रही है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी परमाणु युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन तुम दूसरे को मारते रहोगे तो वो नरेंद्र मोदी या किसी और के कहने पर अपने लोगों को थोड़ा ही मरवा देगा। शुक्रवार को भी रूस ने यूक्रेन पर 70 मिसाइल दाग दी थी। भाई, यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात की आशंका जताई है कि पुतिन जो नया साल आ रहा है इसमें बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस 1.5 लाख सैनिकों को तैयार कर रहा है। भाई, जब तुमको पता है कि तैयार कर रहा है तो तुम जाके बात ना करो। और ये नए सैनिक फरवरी में हमले की नई वेव लेकर टूट पड़ेंगे, जैसा पिछले साल हुआ था। अभी तक ये लोग बता रहे थे कि देखिए हमने डरा दिया, हमने रोक दिया। अब इनको जो है कपकपी लग रही है, यार वो तो तैयारी कर रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि रूस पीछे हटा है क्योंकि उसको तैयारी करनी थी। इनकी मीडिया बता रही थी कि रूस डर गया। यूक्रेन को डर है कि फरवरी में रूस बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की सेना के प्रमुख वैलेरी जालुजनी का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे की एक और कोशिश कर सकता है। इसके लिए 2 लाख नए सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन को भी समझना होगा कि अगर उसे पश्चिमी देश हथियार देकर
लंबे वक्त के लिए युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, तो रूस भी इस लंबे युद्ध के लिए तैयार है बॉस। दिक्कत यह है कि कोई भी यूक्रेन को शांति और बातचीत के लिए समझाता है तो यूक्रेन उसके खिलाफ भी बातें करने लगता है। उसको लगता है यही मेरा दुश्मन है। अमेरिका के एक पूर्व डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर हैं, उन्होंने हाल में कह दिया कि बातचीत करना यूक्रेन के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको दिख रहा है ना भाई कि तुम भी तबाह हो रहे हो, दुनिया तबाह हो रही है। इस पर यूक्रेन ने हेनरी किसिंजर की निंदा कर दी कि तुम हमको क्यों समझा रहे हो। जैसे बच्चों को नहीं लगता कि माँ बाप क्यों समझा रहे, वैसे ही ये यूक्रेन का हाल है। और ये तो रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है जिसमें दुनिया फंसी है, लेकिन भारत में मोदी विरोध के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी की कूटनीति को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझना चाहते कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति और नए आइडिया से कैसे भारत का ही नहीं दुनिया का भला किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी उस हमले को टाल रहे हैं जो दुनिया तबाह कर सकती है, अभी मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए भी भारत ही सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है। भारत की कोशिशों की वजह से ही यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। अब आप कहेंगे मिलेट्स क्या है बॉस? मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, सांवा, कुटकी, कंगनी, चीना। भारत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रहा है। कल ही संसद में सभी सांसदों के लिए मिलेट स्पेशल भोज का आयोजन किया जा रहा है। मोदी सरकार मिलेट्स जैसे पौष्टिक और पारंपरिक अनाज को फिर से लोकप्रिय बना रही है। क्यों भाई? युद्ध की वजह से दुनिया भर में फर्टिलाइजर और अनाज की सप्लाई प्रभावित हो गई है। कई देशों के सामने भूखमरी का संकट है और इसी संकट को दूर करने की राह भारत ने दुनिया को दिखाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 इसके जश्न को दुनिया भर में ले जाएगा और पौष्टिक अनाजों की खेती और उनके सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने से कैसे भूखमरी से लड़ा जाएगा, यह भी सुन लीजिए। मोटे अनाज को बढ़ावा देने से एक और विकल्प मिलेगा। यह अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुपोषण से लड़ने के लिए भी मोटा अनाज बहुत अहम साबित हो सकता है। मिलेट्स में गेहूं और चावल की तुलना में एंजाइम, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। गेहूं की तुलना में मिलेट्स में शुगर की मात्रा कम होती है। मिलेट यानी मोटा अनाज एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर कम इनकम और विकासशील देशों में उगाया जाता है। दुनिया के 60 करोड़ लोग इसी से अपना पेट भरते हैं। मिलेट्स को बढ़ावा देकर भारत इन्हीं देशों की भूखमरी को दूर करना चाह रहा है। यहां दूर तक सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी, और यहां कुछ लोग हैं उनकी सोच जो है वो उनके ड्राइंग रूम से, मीडिया के कैमरों से, माइक से आगे जा ही नहीं पाती। कैसे भारत को कमजोर दिखा दो ताकि अपना हित सध जाए। कभी तो टाइम देख लो बॉस। खैर, टाइम की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब उस राज्य का चैप्टर जिसे नेहरू ने गवाही दिया था, लेकिन आरएसएस ने कैसे बचाया। आरएसएस ना होता तो आजाद भारत का वो कौन सा राज्य है जो गुलाम ही रह जाता, आज उसके बारे में बता। आज गोवा लिबरेशन डे। आज के ही दिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने 36 घंटे गोवा में पुर्तगालियों के 450 साल के शासन को उखाड़ दिया और गोवा का भारत में विलय हुआ। लेकिन आप सोचिए, जो काम 36 घंटे में हो गया उसको होने में आजाद भारत में इतने साल क्यों लगे। नेहरू ने जो गलती कश्मीर के मामले में की वही गलती गोवा के मामले में की, क्योंकि इसी से भारत की आजादी के बाद गोवा को विलय में 14 साल लग गए। सोचिए, जो काम 36 घंटे में हुआ वो 14 साल अटका रहा। किसकी वजह से? गोवा का इतिहास थोड़ा सा सुनिए, फिर बताऊंगा इसमें आरएसएस और संघ कहां से आते हैं। सन 1510 में गोवा पुर्तगाल की कॉलोनी बना थी, जब पुर्तगाली एडमिरल अल्फांसो डी अल्बुक्वेर्क्यू ने बीजापुर के सुल्तान की फौज को हरा दिया। तब पुर्तगाली यहां आ गए। 1510 में पुर्तगाली कॉलोनी बनने के 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही राज चलता रहा। यहां तक कि अंग्रेजी शासन के दौरान भी पुर्तगालियों ने गोवा नहीं छोड़ा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भी पुर्तगालियों ने गोवा को भारत
में जोड़ने से, आजाद भारत से बातचीत करने से भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे भारत में। कहा जाता है नेहरू चाहते थे कि गोवा का विलय डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के जरिए किया जाए, लेकिन पुर्तगाली इसके लिए भी तैयार नहीं थे। अरे भाई, जब दिख रहा नहीं तैयार थे तो जो काम 14 साल बाद किया वो तभी निपटा देना था, लेकिन नहीं, वेट चल रहा था, वेट। इसके बीच पुर्तगाल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नेटो सुनते हैं, उसकी स्थापना के साथ ही उसमें शामिल हो गया, जिससे नेहरू और बैकफुट पर चले गए, क्योंकि नेटो देश में शामिल हो गया तो भाई नेटो देशों का समर्थन की बात आ गई। आखिरकार 1961 में भारत सरकार ने ऐलान किया कि वो गोवा को भारत में शामिल करके रहेंगे, फिर चाहे बातचीत से हो या फिर युद्ध से। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से सैन्य अभियान चलाया और पुर्तगालियों से गोवा का अधिकार लेकर भारत में विलय करवाया। यानी जैसे कश्मीर में नेहरू को आखिरकार सेना भेजनी पड़ी, वैसे ही गोवा में नेहरू को सेना भेजनी पड़ी। लेकिन नेहरू जी को यह समझने में 14 साल लग गए। इस मामले में हम किस्मत वाले रहे कि गोवा 14 साल बाद भी भारत के कब्जे में आ गया, भारत के पास आ गया। लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा अवैध रूप से आज भी पाकिस्तान के पास है, पीओके जिसको कहते हैं, नेहरू जी की मेहरबानी से, उस वक्त के फैसलों की मेहरबानी से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने जो राज्य लगभग भुला दिया था, गोवा, नेहरू ने जो राज्य लगभग गंवा दिया था, वो राज्य आरएसएस के आंदोलन से कैसे नेहरू के फोकस में आया, आज आपको सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, जो ये कहना चाहते हैं कि आजादी दिलाने में सिर्फ कांग्रेस का कॉपीराइट है। कांग्रेस के नेताओं ने ही सारी कुर्बानियां दी हैं। एक बार उनको सुनिए, फिर आरएसएस ने गोवा के लिए क्या किया वो सुनाऊंगा। देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो जिसके घर में कुत्ता मरेगा वही देश के लिए कुछ किया है। फिर तो लोग इनके घर का भी इतिहास ले आएंगे, इनके यहां कौन मरा, और क्या मरेगा तभी माना जाएगा? ये किस तरह की भाषा है कि आपके घर में कोई कुत्ता भी मरा है क्या? जो लोग आजादी के लिए और देश की कुर्बानियों के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हैं ना, उन्हें आज गोवा का इतिहास सुनना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो सबको लगा था कि गोवा भी पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद होकर भारत के पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोवा के मामले में 14 साल तक नेहरू ने सक्रियता नहीं दिखाई। गोवा के मामले में नेहरू का 14 साल बाद एक्टिव होना यह बताता है कि गोवा की आजादी उनके एजेंडे में थी ही नहीं, जबकि गोवा में पुर्तगालियों के शासन के खिलाफ भारत की आजादी से पहले आंदोलन चल रहे थे। 1946 में भाई समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, उन्होंने गोवा में ऐतिहासिक सभा की थी जब वहां पुर्तगालियों का राज था, जिसमें उन्होंने गोवा की आजादी की बात की। लोहिया की इस सभा को गोवा के पुर्तगाली शासन ने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने सभा की और इसमें लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी लोहिया चाहते थे ना कि गोवा भारत के साथ आए, गोवा को आजाद कराने की बात चल रही थी। फिर नेहरू 14 साल तक गोवा को कैसे रहने दिए पुर्तगालियों के साथ? हैरान करने वाली बात है ना कि राम मनोहर लोहिया ने जिस गोवा के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया और गोवा में जाकर गिरफ्तारी दे दी, उस गोवा को आजादी के बाद तुरंत विलय के लिए जोर नहीं दिया गया, जबकि जब 14 साल बाद किया तो 36 घंटे में हो गया विलय। भारत को आजादी मिले 8 साल गुजर चुके। अब इतिहास सुनिए जरा। 1947 से 1954 आ गया था, लेकिन गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कोई बड़ा कदम उठाते नजर नहीं आ रहे थे और करीब 8-9 साल तक गोवा के विलय का मामला ठंडे बस्ते में रहा। अगर इसमें किसी ने जोर दिया और गोवा की मुक्ति के लिए बड़ा आंदोलन किया तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसने गोवा मुक्ति आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई। जो कह रहे थे ना कि आपके यहां कुत्ता भी मरा है,
आपने आजादी के लिए क्या किया है। सुनिए, वो आजाद भारत का वो राज्य जो आरएसएस ने मुहिम चलाकर आजाद कराया और नेहरू को ध्यान दिलाया कि बॉस इसके बारे में सोचिए। 1954 में आरएसएस के बड़े नेता जयंत राव तिलक की अध्यक्षता में पुणे में बड़ी बैठक हुई। इसी बैठक में गोवा विमोचन समिति का गठन किया गया। नारा दिया गया, गोवा को पुर्तगाल से आजादी हिंदुस्तान के नौजवान दिलाएंगे। इसी के बाद गोवा की आजादी के लिए देश भर में संघ की बैठकें शुरू हो गई। मतलब सरकार से उम्मीद छोड़ दी, नेहरू जी से उम्मीद छोड़ दी, कहा हम लड़ाई लड़ेंगे। आरएसएस की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि संघ के स्वयंसेवक गोवा जाकर और गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करेंगे। 13 जून 1955 को गोवा की मुक्ति का आह्वान संघ और भारतीय जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव जोशी ने किया। कर्नाटक केसरी के नाम से मशहूर जगन्नाथ राव जोशी ने अपने 3000 स्वयंसेवकों के साथ गोवा बॉर्डर की तरफ कूच किया। गोवा की मुक्ति के लिए संघ का यह एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। गोवा पहुंचने पर इन सत्याग्रहियों पर पुर्तगाल शासन ने लाठियां चलाई और गोलियां बरसाई। लेकिन आरएसएस के सत्याग्रही पीछे नहीं हटे। अब तक आंदोलनकारियों के कई छोटे छोटे ग्रुप भी गोवा मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जितने भी आंदोलनकारी ग्रुप थे, उनमें संघ के सत्याग्रहियों की संख्या दूसरों से करीब 4 गुना ज्यादा थी। सिर्फ 2 महीने के भीतर संघ के जगन्नाथ राव जोशी, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, विनायक राव आप्टे जैसे नेताओं के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन बहुत बड़ा आकार ले चुका था, जो सीधे तौर पर पुर्तगाल शासन को चुनौती दे रहा था। नेहरू नहीं दे रहे थे, संघ और आरएसएस दे रहे थे पुर्तगाल को चुनौती कि गोवा भी भारत का हिस्सा है। इसमें एक अहम भूमिका संघ की राष्ट्रीय सेविका समिति की महिला सत्याग्रहियों की थी। जो लोग बताते हैं ना कि संघ में महिलाएं कहां, गोवा के लिए लड़ाई लड़ रही थी महिला सत्याग्रही, जिनका नेतृत्व सरस्वती आप्टे ताई कर रही थी। 15 अगस्त 1955 को 5000 से ज्यादा सत्याग्रही गोवा में पुर्तगाल शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिनके ऊपर पुर्तगाल की सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोली कांड में 51 सत्याग्रही शहीद हुए, 300 से ज्यादा सत्याग्रही घायल हो गए। गोवा में निहत्थे स्वयंसेवकों का प्रदर्शन 3 महीने तक चला। पुर्तगाल पुलिस की लाठियां उन पर बरसती रहीं। 15 अगस्त 1955 को फायरिंग भी की गई। पुर्तगालियों की पहली गोली सीने पर जिसने खाई, वो थे राजा भाऊ महाकाल। राजा भाऊ महाकाल उज्जैन के रहने वाले थे। वो इंदौर से स्वयंसेवकों को जुटाकर गोवा आए थे और वो इस जत्थे में तिरंगा लिए सबसे आगे थे। पुर्तगाली पुलिस की 3 गोलियां उनके माथे पर लगी, फिर भी तिरंगा उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। उनकी वीरता देखकर साथी आंदोलनकारी भी गोलियां खाते हुए आगे बढ़ते रहे, कोई पीछे नहीं हटा। आजाद भारत में गोवा को आजाद दिलाने के लिए यह संघ लड़ाई लड़ रहा था, आरएसएस लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन यह इतिहास आपको बताया नहीं जाता। जबकि यह लड़ाई किसको लड़नी थी? उन नेहरू को लड़नी थी जिनके पास देश से गोवा को जोड़ने का नेतृत्व था, पर वो 14 साल नहीं कर पाए। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए कई स्वयंसेवकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इनकी कुर्बानी को अब तक नजरअंदाज किया। अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव में इन लोगों के योगदान को न सिर्फ याद किया, बल्कि उनकी ऐसे वीर सपूतों की तस्वीर के साथ जानकारी भी दी, ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। इसमें राजा भाऊ महाकाल का नाम भी है, जिनकी तस्वीर और जिनका योगदान अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। एक बात और जो सोचने वाली है कि जब 15 अगस्त 1955 को गोवा की आजादी की मांग कर रहे संघ के लोगों पर गोलियां चली, 51 आंदोलनकारी शहीद हो गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान का फैसला क्यों नहीं किया? क्या ये भारत के लोग नहीं थे? संघ के थे तो थे, लेकिन गोली जो खा रहे थे वो तो भारत के ही थे ना। भारत में गोवा जुड़ जाए इसके लिए खा रहे थे ना। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नेहरू ने सैन्य अभियान का फैसला तब लिया जब 1955 के आंदोलन के 6 साल बाद नवंबर 1961 में पुर्तगाली शासन ने गोवा में प्रदर्शन कर रहे मछुआरों पर गोली चलाई।
आरएसएस पे गोली चलाई तब नहीं, मछुआरों पर गोली चलाई। इसके बाद नेहरू जी ने रक्षा मंत्री वीके मेनन से सलाह की, गोवा पर सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी दे दी। नवंबर 1961 में पुर्तगाल शासन की उस गोलीबारी में गोवा में एक प्रदर्शनकारी मछुआरे की मौत हो गई। इसी से नेहरू पर सवाल उठता था कि 6 साल पहले ही नेहरू ने गोवा के मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया, तब जब आरएसएस ने इतना माहौल बनाया था गोवा की आजादी के लिए और वो गोली खा रहे थे। जिन वीर सावरकर को कांग्रेस कोसती रहती है और इनके बहाने संघ विरोध की राजनीति करती है, उन वीर सावरकर ने उस समय गोवा की आजादी का मुद्दा उठाया था जब नेहरू चुपचाप थे। 1955 में संघ ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया। तब संघ के सत्याग्रही खास तौर से जाकर वीर सावरकर से मिले थे। वीर सावरकर ने तब भी दोहराया था, गोवा की मुक्ति के लिए नेहरू सरकार को सशस्त्र कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कल ही भारतीय नौसेना को P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ सौंपा गया है। इस युद्धपोत का भी गोवा की आजादी से कनेक्शन है। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया। आईएनएस मोरमुगाओ को पिछले साल 19 दिसंबर को पहली बार समुद्र में उतारा गया। गोवा की आजादी के 61 साल बाद 19 दिसंबर को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा की आजादी में भारतीय नौसेना ने अहम भूमिका निभाई। तो भारत के उस राज्य का चैप्टर आपको बता रहा था जो आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ, और उसमें आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका थी यह आज तक आपको बताया नहीं जाता। कैसे संघ के प्रचारकों ने, संघ के लोगों ने, स्वयंसेवकों ने सीने पर, माथे पर गोलियां खाई, यह आपको नहीं बताया जाता। सोचिए इस देश में इतिहास कैसे पढ़ाया और रटाया गया है। इसलिए कहता हूं पाठशाला में न सिर्फ एडमिशन लीजिए, दूसरों को भी दिखाइए, दिलाइए एडमिशन, ताकि सच पता चले। पाठशाला में अब स्टार फुटबॉलर मेसी का चैप्टर। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? आप कहेंगे कि यह कैसा सवाल है, मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, यह कैसा प्रश्न है? क्योंकि कल ही तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया भाई, वर्ल्ड कप जीता है। कल ही उन्होंने अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फिर वो आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मेसी, जिनके बारे में दुनिया चर्चा कर रही है, मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर भारतीय को देखना चाहिए कि क्या मेसी आत्महत्या के बारे में आज की तारीख में सोच रहे हैं। लेकिन ये क्यों कह रहा हूं, ये अभी आगे बताऊंगा, और आप सुनेंगे डिटेल तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले मेसी के वर्ल्ड कप ड्रीम के पूरे होने के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। कल से पूरा अर्जेंटीना जश्न में डूबा हुआ, पूरी दुनिया में मेसी के फैंस जश्न मना रहे हैं। मेसी खुद टेबल पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इतना जबरदस्त जश्न और ऐसी खुशी इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप खास है, क्योंकि मेसी के पास सब कुछ था सिवाय इस वर्ल्ड कप के। अगर आपको पता ना हो तो जिस मेसी की बात कर रहे हैं, जिनके आत्महत्या की बात कर रहा हूं कि क्या वो ऐसा सोच रहे होंगे, अभी आऊंगा, उनके पास क्या है सोचिए। 37 क्लब ट्रॉफी उनके पास, क्लब ट्रॉफी जो उन्होंने क्लब टूर्नामेंट्स में जीती है। 37, 7 बार दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर रहे वो, दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर 7 बार। 6 बार उन्होंने यूरोपियन गोल्डन बूट्स का अवार्ड जीता है, यूरोपियन गोल्डन बूट्स 6 बार जीता है। एक बार कोपा अमेरिका टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीत चुके हैं। उनके पास ओलंपिक मेडल भी है, वो भी जीत चुके हैं। सब कुछ उन्होंने जीत रखा था, बस ये वर्ल्ड कप बचा हुआ था, वो भी उन्होंने जीत लिया। अब आप कहेंगे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला आदमी क्यों आत्महत्या की सोचेगा बॉस? यही तो मैं आपको बताऊं।
वर्ल्ड कप देखिए मेसी का सपना था और यह सपना बार बार टूटा, लेकिन मेसी ने हार नहीं मानी। ये लाइन सुनिए बहुत ध्यान से, इसको पकड़कर अभी जेब में रखिए। मेसी ने हार नहीं मानी। मेसी को अपना सपना पूरा करने के लिए 17 साल लगे। जब उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप खेला था तब वो 18 साल के थे। आज वो 35 साल के, 17 साल बाद उनको ये वर्ल्ड कप चूमने का मौका मिला। मेसी ने 2006 में अपना वर्ल्ड कप खेला था पहला, तब अर्जेंटीना जर्मनी से हारकर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। दिल टूट गया उनका, लेकिन उन्होंने फुटबॉल नहीं छोड़ा। मेसी ने 2010 में अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेला था। इस बार भी अर्जेंटीना जर्मनी से हारकर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई, लेकिन मेसी बाहर नहीं हुए फुटबॉल से। मेसी ने 2014 में अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेला। इस बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन जर्मनी से फाइनल में हार गए। फाइनल में हार गए, दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया, लेकिन मेसी खेलते रहे। मेसी ने 2018 में अपना चौथा वर्ल्ड कप खेला था। इस बार फ्रांस ने अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल में हराकर बाहर कर दिया। उसी फ्रांस को 4 साल बाद फाइनल में हराकर मेसी ने वर्ल्ड कप के अपने सपने को पूरा कर लिया, जिसने उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया था। मेसी की तुलना ब्राजील के महानतम खिलाड़ी पेले और अर्जेंटीना के ही मैराडोना से होती है, लेकिन पेले और मैराडोना दोनों ने वर्ल्ड कप जीते थे। मेसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, और यही बात लोग बार बार मेसी को लेकर कहते थे, ये तो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। सोचिए कितना प्रेशर रहता हो, लेकिन उस आदमी ने फुटबॉल नहीं छोड़ा, उसने सपना देखना नहीं छोड़ा। फिर आत्महत्या की बात क्यों कर रहा हूं, अभी बताऊंगा। मैराडोना 1986, मेसी के देश अर्जेंटीना को भी इस दिन का 36 साल से इंतजार था। अर्जेंटीना ने आखिरी बार 1986 में वर्ल्ड कप जीता, तब मेसी पैदा भी नहीं हुए। अर्जेंटीना को 1986 में वर्ल्ड कप मैराडोना ने जिताया। तब मैराडोना ने वर्ल्ड कप में 5 गोल किए थे। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 7 गोल किए, जिनमें 2 गोल तो फाइनल में थे। वर्ल्ड कप के इंतजार के इन 36 साल में अर्जेंटीना वो देश है जो बड़े आर्थिक संकट को भी झेल रहा है। दुनिया अर्जेंटीना की बात कर रही है, अर्जेंटीना की चर्चा हो रही है, अर्जेंटीना लोगों के मुंह पर है नाम, अर्जेंटीना के लोगों की खुशी देख रही है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप के बीच अर्जेंटीना भयंकर आर्थिक संकट को भी झेल रहा है। अर्जेंटीना की महंगाई के दर के बारे में आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अर्जेंटीना में नवंबर में महंगाई दर 92% थी। 92%, मतलब जो चीज पिछले साल नवंबर में 100 रुपए की मिलती थी, वो इस बार 192 रुपए की मिल रही है, जस्ट डबल। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। 2021 में महंगाई दर 50% थी, 2020 में महंगाई दर 40% थी। सोचिए हमारे यहां 7% से नीचे है, अब तो 6% से नीचे आ गई, तब भी विपक्ष कह रहा है महंगा है। वहां 90% महंगाई है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का अनुमान यह है कि अर्जेंटीना में 2023 में महंगाई दर 83% रहेगी और 2024 में भी 60% रहेगी। मतलब कोई राहत की उम्मीद नहीं। अब आप कहेंगे महंगाई क्यों बता रहा हूं, मेसी की बात कर रहा था, आत्महत्या की बात कर रहा था, अभी सब जुड़ जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर देश अपने यहां ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। अर्जेंटीना की स्थिति को इस हिसाब से समझिए कि दुनिया के दूसरे देश जहां महंगाई दर डबल डिजिट में भी नहीं है, वहां भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने यहां ब्याज दरें बढ़ाई जाती है ना। आपने सुना ना, अभी अमेरिकी फेडरल बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी तो दुनिया भर में असर पड़ा, ताकि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। जैसे भारत का टारगेट है ना कि महंगाई का कुछ 6% से नीचे रखना है, तो अभी आपने देखा होगा कि रेपो रेट वगैरह सब बढ़ा रहे थे। लेकिन आप सोचिए अर्जेंटीना में तो महंगाई दर इतनी है कि ब्याज दरें कुछ प्रतिशत बढ़ाने से भी काम नहीं चलता। 2022 में अगर आप देखेंगे 2022, जिस अर्जेंटीना की बात कर रहा हूं, दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंक ने जहां ब्याज दरें कितनी बढ़ाई, 0.75% बढ़ाई दुनिया। और ये क्या है, ब्याज दर कितनी बढ़ाई, 0.75% ऊपर गया, 1% से भी कम। अर्जेंटीना ने कितनी बढ़ाई आपको पता है? सोचिए वहां महंगाई का यह हाल है कि उसने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई, 75% ब्याज दर बढ़ा दी। 75, यहां लोग 0.75 बढ़ा रहे हैं,
वो 75% ब्याज दर बढ़ा रहा है। ये है अर्जेंटीना, क्योंकि उसके यहां भयंकर महंगाई है भाई, उससे कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। अर्जेंटीना पिछले 20 साल में 2 बार दिवालिया हो चुका है। जिस देश का नाम आप बेझिझक लिए जा रहे हैं अर्जेंटीना अर्जेंटीना, उसके बारे में सुनिए कि वो किन हालात में जश्न मना रहा है। 2 बार 20 साल में वो देश दिवालिया हो चुका है। इस वक्त अर्जेंटीना पर करीब 27 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। कर्ज का ब्याज न चुका पाने पर 2020 में दिवालिया हो गया। 2001 में भी अर्जेंटीना कर्ज न चुका पाने से दिवालिया हो चुका है। पिछले 64 साल में अर्जेंटीना अब तक 21 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से लोन ले चुका है। आप पाकिस्तान का इतना सुनते हैं, अर्जेंटीना का नहीं सुनते ना। यह हालत है अर्जेंटीना की। आखिरी बार उसने 2018 में IMF से डील की थी। 2018 में IMF ने अर्जेंटीना को $57 बिलियन का लोन दिया, जो IMF के इतिहास का सबसे बड़ा लोन था। IMF के लोन के बदले में अर्जेंटीना ने वादा किया था कि वो बजट घाटे को कम करेगा और महंगाई को कंट्रोल करेगा। लेकिन 2019 में अर्जेंटीना में नई सरकार आ गई और उसने IMF के साथ डील को कैंसिल कर दिया और प्राइवेट कर्जदाताओं के पास गई। लेकिन तब तक IMF $45 बिलियन का लोन अर्जेंटीना को दे चुका था और इसमें अर्जेंटीना को $18 बिलियन 2022 में और $19 बिलियन 2023 में देने, चुकाने हैं, लौटाने हैं। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था की रफ्तार यानी GDP ग्रोथ अच्छी है और महंगाई दर कुछ ज्यादा भी है तो उन देशों की स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन अर्जेंटीना के मामले में उल्टा है। महंगाई दर वहां बहुत ज्यादा है और GDP 2018 से लगातार घट रही, कम हो रही है। 2018 से पहले भी 9 साल में 4 साल ऐसे रहे जिसमें अर्जेंटीना की GDP घटी थी। मतलब GDP बढ़ नहीं रही, ब्याज दरें 75% बढ़ी हुई हैं, महंगाई दर 90% से ऊपर गई हुई। और सुनिए, प्रति व्यक्ति आय लगातार घट रही है। 2011 में प्रति व्यक्ति आय $14,000 थी, 2020 में घटकर $12,000 से कम हो गई। यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो। जब महंगाई बहुत ही ज्यादा हो और GDP कम हो रही है तो करेंसी भी तेजी से गिरती है। अर्जेंटीना की करेंसी का यह हाल है कि $1 165 अर्जेंटीनी पेसो के बराबर है। 165। अर्जेंटीना में डॉलर मिल ही नहीं रहा भाई। डॉलर हासिल करने के लिए ब्लैक मार्केट में मुंहमांगी कीमत देनी पड़ती है। ब्लैक मार्केट में $1 340 अर्जेंटीनी पीसो का चल रहा है। ब्लैक में डॉलर लेना पड़ रहा है। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहा हूं? मेसी की बात करते करते आत्महत्या की बात कहां गई? अभी आ रही है बॉस। सब ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी। अर्जेंटीना में सरकार के पास भी डॉलर नहीं बचे। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से कम हुआ है। 2022 में सिर्फ $3 बिलियन यानी 24,800 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची, जबकि साल 2021 में $9 बिलियन 74,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार था। एक ऐसा देश, आप सोचिए वहां के लोगों का जीवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कष्ट और संघर्ष। और वो वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, वो वर्ल्ड कप के जीतने के सपने देख रहा है। खुद मेसी का जीवन भी बहुत संघर्षों से भरा था। मेसी के पिता अर्जेंटीना के रोजारियो में फैक्ट्री मजदूर थे। उनकी मां साफ सफाई का काम करती थी। मेसी 5 साल की उम्र से फुटबॉल खेलने लगे थे, लेकिन 11 साल की उम्र में मेसी की एक बीमारी के बारे में परिवार को पता चला, जिसकी वजह से उनके फुटबॉल खेलने पर भी संदेह हो गया। वैसे तो वो 5 फुट 7 इंच लंबे हैं, लेकिन बचपन में मेसी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के शिकार थे। इसमें शरीर का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, हाइट बढ़नी रुक जाती है। मेसी का इलाज उनके परिवार ने करवाया। उन्हें हर दिन पैर में ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लेना पड़ता था और यह इलाज करीब 3 साल तक चला। मेसी के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस पर हर महीने $900 का खर्च आता था और वो एक ऐसे देश में रह रहे थे जहां पैसा ही नहीं था। इलाज के खर्च की वजह से मेसी के परिवार को अर्जेंटीना से स्पेन आना पड़ा, क्योंकि स्पेन का बार्सिलोना क्लब मेसी के इलाज का पूरा खर्च देने को तैयार था। तब से लेकर 21 साल तक मेसी बार्सिलोना क्लब के साथ जुड़े रहे। आज मेसी दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं। फोर्ब्स के मुताबिक मई 2021 से मई 2022 के बीच मेसी ने $130 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए की कमाई की।
और इसमें से 620 करोड़ रुपए की कमाई तो सिर्फ मेसी ने ऑन फील्ड अर्निंग से की है, यानी सिर्फ फीस के तौर पर, यानी करीब 52 करोड़ रुपए प्रति महीने, 52 करोड़ रुपए हर महीने कमाए हैं मेसी ने। और हर दिन के हिसाब से देखें तो मेसी 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई कमाते हैं, एक दिन में 1 करोड़ 70 लाख। मेसी का क्लब PSG उन्हें $35 मिलियन की सैलरी देता है, यानी करीब 290 करोड़ रुपए सालाना, यानी 8.5 लाख रुपए प्रति दिन। जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहा है भाई। फिर आप कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, लेकिन क्या उन्हें सोचना चाहिए था? क्योंकि उनका देश बर्बाद हो रहा था, वो कष्ट में थे, वो बहुत गरीबी में थे, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। क्या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी? क्या आज भी उनका देश बर्बाद हो रहा है, क्या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए? क्या नहीं कर रहे वो। लेकिन ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, अब उस पर आता हूं। आपको वो बात बताता हूं जो मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जिस मेसी ने अपना सपना पूरा करने में 17 साल का इंतजार किया, जिस अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए 36 साल का इंतजार किया, और जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो कोई सपना देखना अफोर्ड नहीं कर सकता, आर्थिक स्थिति के हिसाब से सपना तो फ्री का है। जो मेसी 2014 में वर्ल्ड कप जीत के बिल्कुल करीब थे लेकिन फिर भी हार गए, उसे तो टूट जाना चाहिए था ना भाई। उसके मन में भी वैसे ही ख्याल आने चाहिए थे जो दबाव में आजकल युवाओं के मन में आते हैं। राजस्थान के कोटा की खबरें आजकल आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कोटा फिर से चर्चा में। यह चर्चा फिर इस बात पर है कि वहां पर छात्रों पर दबाव और निराशा का बोझ इतना ज्यादा है कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। कोटा में पिछले दिनों 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इन छात्रों की उम्र क्या थी? 16 और 18 साल। इनमें से 2 छात्र अंकुश और उज्जवल बिहार से कोटा पढ़ाई के लिए आए थे। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। अंकुश मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और उज्जवल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीसरा छात्र था प्रणव वर्मा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला, और वो नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। इन्होंने आत्महत्या कर ली कोटा में। कोटा को देश की कोचिंग सिटी तो कहते ही हैं, लेकिन सुसाइड फैक्ट्री भी बनता जा रहा है। कोटा में 2018 में 19 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए। 2019 में आत्महत्या के 8 मामले, 2020 में 4 और 2021 में 4 मामले थे। यह कोरोना का दौर था, ज्यादातर बच्चे अपने घरों में थे। 2022 में अब तक 20 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से 8 ने तो पिछले 1 महीने में आत्महत्या की। 2013 से 2017 तक पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोटा में 58 छात्रों ने आत्महत्या की। कोटा को कोचिंग सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोटा में सालाना 2 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं। यहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। कोटा में 150 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। यहां 4000 से ज्यादा हॉस्टल हैं, 22000 से ज्यादा पीजी है, पेइंग गेस्ट सेंटर। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने आने वाले छात्रों की मानसिक स्थिति को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने, TISS ने एक रिपोर्ट तैयार करके समझा, और उसके मुताबिक 49% छात्र घबराए और डरे हुए रहते हैं। 42% छात्रों ने कहा कि उनके दोस्त डरे हुए रहते हैं। 37% छात्र हमेशा परेशान और चिड़चिड़े रहते हैं। 32% छात्र बिना कारण दिन भर उदास रहते हैं। 28% छात्र बेसहारा और निराश महसूस करते हैं। 27% छात्रों को लगता है कि उन्होंने परिवार को निराश किया है। इसके अलावा कंपटीशन की वजह से ज्यादा पढ़ाई का दबाव और कई बार टीचर्स का व्यवहार भी छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र एक दिन में 12-14 घंटे से ज्यादा क्लास में बिताते हैं। संडे को भी टेस्ट के कारण छात्रों को ब्रेक नहीं मिल पाता, जिसके कारण नींद नहीं आना, थकान, भूख न लगना जैसी शिकायतें होती। बेहद कॉम्पिटिटिव माहौल में टीचर्स भी कई बार छात्रों से कहते हैं कि आखिर कब बड़े होंगे, दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ाओ, माता पिता के पैसे बर्बाद मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो जैसे कमेंट सुनने पड़ते हैं। इनका असर छात्रों के दिमाग पर पड़ता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने 1000 से ज्यादा छात्रों से कोटा आने का कारण पूछा था। उसमें से 64% छात्र IIT के लिए कोटा आए थे, 22% मेडिकल की तैयारी के लिए आए थे,
16% छात्र माता पिता के कारण आए थे। लेकिन आज मैंने आपको मेसी के बारे में क्यों बताया? आज मैंने आपसे क्यों पूछा कि मेसी, वर्ल्ड कप जीतने वाले मेसी क्या आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? इसका जवाब यह है कि मेसी आत्महत्या की नहीं सोच रहे बॉस। नो, बिग नो। और मैंने आपको सारी बातें इसलिए बताई कि आप समझें, कोटा में जो छात्र हिम्मत हार रहे हैं वो समझें कल का फुटबॉल मैच सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था बॉस, वो दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज था। अर्जेंटीना तबाह हो रहा है, भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के पास पैसा नहीं है पर उनके पास जिंदगी को सेलिब्रेट करने का एक मकसद और सपना है, फुटबॉल। मेसी के जीवन में तमाम संघर्ष आए लेकिन उसने आत्महत्या नहीं चुना बॉस। घंटी बजती रहे लेकिन मैं बात पूरी करूंगा। जिंदगी में घंटी नहीं बजती बॉस, मेसी के जिंदगी में नहीं बजी। उसने रास्ता चुना, संघर्ष चुना, बीमारी के बाद भी संघर्ष चुना। हाइट नहीं बढ़ी तो भी उसने अपने फैसले किए और लड़ता रहा। अर्जेंटीना भी लड़ेगा, वैसे ही आपको लड़ना है। जिंदगी IIT, IIM, मेडिकल से आगे भी है, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अगली बार मेसी को देखिए तो यह ध्यान रखिए कि मेसी बनना है सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए नहीं, हिम्मत से लड़ने के लिए। जिंदगी बहुत आगे है, फुटबॉल बहुत आगे है, संघर्ष बहुत लंबा, लेकिन संघर्ष को जीना सीखिए, हिम्मत हारना नहीं। पाठशाला में आज के लिए